हेलो फ्रेंड, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप देख रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज। इस कॉग्निटिव लर्निंग क्लास में हम अभी आपको एक बायोलॉजी लेक्चर सीरीज को स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें हम नीट और एम्स के सिलेबस को फॉलो करते हैं। और वो जो एग्ज़ाम है नीट और एम्स के, वो आपके एनसीईआरटी बेस्ड एग्ज़ाम है। तो बेसिकली हम एनसीईआरटी के टॉपिक को ले रहे हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन के लिए। अभी जो लेक्चर सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं आजकल ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी 11th क्लास एनसीईआरटी का टॉपिक है और उसमें जो पहला टॉपिक है वो है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। तो आज हम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का एक नए टॉपिक को लेंगे, जिसे पहले टॉपिक के कंटिन्यूएशन में देखेंगे। अभी तक मैंने आपको 2-3 लेक्चर इस पे प्रोवाइड कर दिए हैं, तो उसके कंटिन्यूएशन पे देखेंगे। फ्रेंड, इससे पहले कि मैंने टॉपिक को स्टार्ट करूं, मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ये कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज जो है, यहाँ हम इंटरेस्टेड वे में बायोलॉजी को पढ़ते हैं, जो एक फैक्चुअल साइंस न होके एक जो है कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे हम साइंस को सीखते हैं। अगर इस वे ऑफ टीचिंग को अगर आप फॉलो करते हैं, अगर आप कंटिन्यूसली इसके कुछ जो है सेगमेंट को फॉलो करते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि आपको चीज़ें समझ में आने लगी, आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। और तब जब कभी ऐसा होता है कि चीज़ें आपको एक्चुअली समझ में आती हैं, तो आपको अंदर से अच्छा फील होता है। तो फ्रेंड्स, इसी एफर्ट के साथ मैं जो है यहाँ आता हूँ आपके क्लासेस लेने के लिए, और जिसमें मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इस तरीके से पढ़ाया जाए कि आपको चीज़ें अंडरस्टूड हो, न कि आपको मगिंग करना पड़े, न कि आपको रट्टा लगाना पड़े। तो फ्रेंड्स, अभी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कमेंट बॉक्स में मुझसे कम्युनिकेट करिए। आप बताइए कि आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, क्या आप इसमें और सजेशन चाहते हैं, आप क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, या कोई आपके डाउट है, कोई क्वेरीज है, तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन को यूज करिए। तो फ्रेंड, देर न करते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि डाइजेशन से ही है। पिछले टॉपिक में मैंने आपको मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन जनरल अप्रोच बताया था। आज हम उसे स्पेसिफिक अप्रोच में लेंगे। जैसे अगर मैं आपके टेक्स्ट बुक को देखूं, तो टेक्स्ट बुक के हिसाब से देखिए, मैं टेक्स्ट बुक को बार बार इसलिए बोलता हूं कि आप भी टेक्स्ट बुक खोल के देखें। ऐसे मैं चाहूँ तो बिना देखे ही जो है इसको पढ़ाते रहूँ, और टॉपिक तो मुझे याद ही हो गए हैं, मैं उन्हें कवर कर दूंगा। लेकिन अगर आप बार बार इस बुक को खोल के देखेंगे नहीं, जो बेस्ट अप्रोच यही है कि आप बार बार इस बुक को खोलिए और इसे देखिए। जितनी बार आप देखेंगे तो आपको आपका सिलेबस याद हो जाएगा, आपके टॉपिक याद हो जाएंगे। एक बार टॉपिक और सिलेबस याद हो गया ना, तो आधा काम तो पहले ही हो जाता है। तब आपको क्या चीज़ सीखनी है वो पता हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ जो आपका टॉपिक है पेज नंबर 261 पे, ये है डाइजेशन ऑफ फूड। तो हम इस पूरे प्रोसेस को देखेंगे, डाइजेशन ऑफ फूड को। ठीक है, इसके मैकेनिज्म को मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया था कि एक्चुअल में डाइजेशन क्या होता है। आज डाइजेशन ऑफ फूड पूरा जो टॉपिक है उसको देखेंगे। तो मैं हेडिंग चूज करने के लिए एक्चुअल में से यूज कर रहा हूँ जो आपके बुक में है, डाइजेशन ऑफ फूड। फूड आपको पता ही है, कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स को हम फूड बोलते हैं। तो यहाँ देखिए, जो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, हम इसको एक डायग्राम से ही समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक बार मैं डायग्राम को ड्रॉ कर दूं ताकि इजी हो जाए आपको समझाना। देखिए, इसकी नेमिंग आप समझते ही है। ये बकल कैविटी है, ये माउथ है, बकल कैविटी है स्टार्टिंग पॉइंट, ये एनस है, ये पूरी आपकी एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है, अब इस एलिमेंट्री कैनाल में ये देखिए, जो आपका डाइजेशन का प्रोसेस है उसमें देखिए, एक तो पॉइंट ये है डाइजेशन की,
जिसे आप बक्कल कैविटी बोलते हैं या फिर ओरल कैविटी बोलते हैं। ठीक है, एक तो बक्कल कैविटी है। ये आपका जो एसोफेगस है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये पॉइंट को आप जो है, ये जस्ट एक कन्वेयर बेल्ट है। इसके बाद ये स्टमक है जो रिस्पॉन्सिबल है डाइजेशन के लिए। इसके बाद ये ड्यूडेनम, जो ये सी शेप जो कर्व में होती है ना, इसको हम ड्यूडेनम बोलते हैं। ये ड्यूडेनम है, ये तीसरा पॉइंट है। और ड्यूडेनम के बाद, ड्यूडेनम में आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जो है आपको इस तरीके से यहाँ पैंक्रियाज होता है और यहाँ पे गॉल ब्लैडर होता है। तो इसके सोर्स मिलते हैं। ड्यूडेनम के बाद जो चीज़ आती है वो है जेजेनम। ठीक है, जेजेनम जो है यहाँ पे ये चौथा साइट है जहाँ पे डाइजेशन होता है। इसके बाद डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होते हैं। तो एब्जॉर्प्शन के भी कुछ साइट हैं, वो मैं अभी, जैसे एब्जॉर्प्शन के जो मेजर साइट है वो जो है आपकी इलियम आती है। ठीक है, ये साइट है और कोलन ये आता है। ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन के साइट है, बाकी सब डाइजेशन के साइट। तो मैं आपको यहाँ एक पैटर्न को फॉलो करते हुए बताता हूँ। जो हमारा फूड है इसमें बेसिकली कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल है, उन्हीं का डाइजेशन होगा। जो कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल है इनके डाइजेशन को ही हम बेसिकली पढ़ते हैं इसमें। तो इसमें जो है जैसे कि प्रोटीन होता है, ठीक है, या फिर इसको ही आप पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। ठीक है, हम एक एक को लेते हैं। तो प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड का जो डाइजेशन होगा, इसके मोनोमर होंगे अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड के बाद कोई डाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि अमीनो एसिड आने पे यहाँ जो पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। मैंने आपको मैकेनिज्म वाले लेक्चर में बताया था कि डाइजेशन एक्चुअल में एक हाइड्रोलिसिस प्रोसेस है, जिसमें एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस होती है, जिससे बायोमॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जितने भी डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन बॉन्ड है उनकी हाइड्रोलिसिस करवाई जाती है। ठीक है, लेकिन ये किन साइट्स पे होती हैं? तो एक तो देखिए, ये जो है बक्कल कैविटी है, यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड होती है। ठीक है, यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड होती है। तो प्रोटीन का डाइजेशन इस साइड पे नहीं होता है, यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता प्रोटीन का। आपको याद रखना है, एसोफेगस में होता ही नहीं है। तो प्रोटीन का जो डाइजेशन पहली बार होगा, पहली बार जो प्रोटीन का डाइजेशन होगा वो देखिए, यहाँ ग्लैंड होती है, इसकी वाल में ग्लैंड होती है, जो मैंने आपको बताया था म्यूकोसा सब म्यूकोसा ग्लैंड का फॉर्मेशन करती हैं, जिन्हें बोलते हैं पेप्टिक ग्लैंड। ठीक है, या फिर हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, गैस्ट्रॉन जो है इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है, स्टमक के लिए गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से एक्चुअल में सिक्रीशंस होते हैं HCl का, पेप्सिनोजेन का और प्रोरेनिन का। देखो, ये जो जेन है, ये जो प्रो वर्ड है, ये बताता है कि ये इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम है, ये एंजाइम के इनएक्टिव फॉर्म है। एक्चुअल में प्रोटीन डाइजेस्टिंग जो एंजाइम है ना, उनको हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज किया जाता है ग्लैंड्स के थ्रू। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो ग्लैंड है वो सेल से बनी है और सेल खुद प्रोटीन से बनी है। अगर एक्टिव फॉर्म में उसे रिलीज करेंगे तो सेल का साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्मिक जो मशीनरी है वो सब डिजॉल्व हो जाएगी, वो खुद ही डाइजेस्ट हो जाएगी। तो उससे बचाने के लिए इसे तभी एक्टिव किया जाता है जब ये एक्चुअल साइट में पहुंचती हैं। तो जैसा आपको समझाया कि सबसे पहली साइट प्रोटीन डाइजेशन की स्टमक है, स्टमक में ही पहली बार डाइजेशन होता है। स्टमक में जब फूड आ जाता है, फूड को यहाँ पे आप बोलते हैं बोलस। आपको कल बताया था मैंने, जो फूड जो यहाँ जो है बक्कल कैविटी से जब सैलोड करते हैं डिग्लूटेशन के बाद, ये बोलस यहाँ इकट्ठा होते हैं। इसमें HCl का सिक्रीशन किया जाता है। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे एक एसिडिक मीडियम चाहिए होता है। जो एसिडिक मीडियम चाहिए वो 1.8 pH का होता है। ये काफ़ी हाई एसिडिक कंडीशन है। ये एसिडिक कंडीशन इस पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में इसके जो है एक्टिव फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर देता है और प्रोरेनिन को रेनिन में। ये इन्फेंट में जो रिलीज होते हैं। अब यहाँ खास बात ये ध्यान देना है कि जैसा मैंने डाइजेशन को बताया ना कि ये देखो यहाँ पे एंजाइम और वाटर जो है हाइड्रोलिसिस करके ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ बायोमॉलिक्यूल है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ बायोमॉलिक्यूल है जिसके अंदर कई सारे एनहाइड्रस बॉन्ड है, इसको ये कन्वर्ट कर देता है इस सिंपल फॉर्म में। ये सिंपल फॉर्म कैसा है? जिसमें कोई भी डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन बॉन्ड नहीं है। लेकिन ये मल्टी स्टेप ये होता है, ये सिंगल स्टेप में नहीं होता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है इस पूरे डायग्राम में कि सबसे फाइनल वाला डाइजेशन यहाँ होता है जेजेनम में। जेजेनम में क्या होता है कि यहाँ पे इसकी जो वाल होती है इसके अंदर भी ग्लैंड होती है। इसको इंटेस्टाइनल ग्लैंड या म्यूकोसल ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं म्यूकोसल ग्लैंड। ठीक है, म्यूकोसा सब म्यूकोसा ये मिलके ग्लैंड बनाती हैं। इसका जो सिक्रीशन है उसको हम आपके बुक में नेम है सकस इंट्रिकस। ये लैटिन वर्ड है सकस इंट्रिकस। इसका ट्रांसलेशन होता है इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो इंटेस्टाइनल जूस है ये कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस है। मतलब इसके अंदर जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, इन सब के मॉलिक्यूल पे काम करने वाली एंजाइम होती है। बिल्कुल इसी तरीके से जो पैंक्रियास से निकलने वाला पैंक्रियाटिक जूस होता है उसमें भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम होती है। इसके अलावा जो जूस हैं जैसे गैस्ट्रिक जूस, सलाइवरी जूस है ना, तो ये इनकम्प्लीट है। इनमें चारों बायोमॉलिक्यूल पे काम करने वाली चीज़ें नहीं है, वही आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो मैं ये चीज़ बताता हूँ। देखो ये अल्टीमेट डाइजेशन करते हैं हम। इंटेस्टाइनल जूस इसका जो रेंज होता है, इसका रेंज क्या होता है ये चीज़ जान लो। इसका रेंज होता है कि जो डाइमर फॉर्म है, डाइमर का मतलब होता है जिसमें दो मोनोमर हों, जिसमें दो मोनोमर के मॉलिक्यूल होते हैं उसको हम डाइमर बोलते हैं। जैसे अमीनो एसिड है तो दो अमीनो एसिड अगर जुड़े हैं तो इसे डाइमर कहेंगे। दो अमीनो एसिड जब आपस में जुड़े होते हैं तो इसे हम डाइपेप्टाइड बोलते हैं। ये बायोमॉलिक्यूल में आपने पढ़ रखा होगा। इस पे ये काम करता है और ये इसे कन्वर्ट कर देगा इसके फाइनल प्रोडक्ट में अमीनो एसिड में। इसके बाद कोई डाइजेशन नहीं होता क्योंकि इसके बाद की साइट इलियम है, जो मैंने पहले बता दिया कि एब्जॉर्प्शन की साइट है, और कोलन है, यहाँ भी एब्जॉर्प्शन होता है। इलियम में जो एब्जॉर्प्शन होते हैं वो बायोमॉलिक्यूल के, कोलन में जो एब्जॉर्प्शन होता है वो वाटर का, मिनरल का और विटामिन का होता है। ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके डाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है, ये फूड में पहले से प्रेजेंट होती है। इनका सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है और इनको फाइनल स्टेज में एब्जॉर्ब किया जाता है कोलन या लार्ज इंटेस्टाइन में। ये बात क्लियर हो गई है आपको? अब देखो आपको ये चीज़ ध्यान रखना कि सकस इंट्रिकस जो जूस है यही अल्टीमेटली फाइनल फॉर्म में लाएगा। जैसे हमें समरी तो पता है ना कि प्रोटीन का डाइजेशन होगा, अमीनो एसिड बनेगी, लेकिन सिंगल स्टेप में नहीं बन जाती। तो यहाँ जो है एक चीज़ आपको कंफर्म हो गया कि यहाँ जो है कोई जो प्रोटीन आएगी और जो पेप्सिन प्रोटीन पे काम करता है। कन्फ्यूजन ये होता है कि पैंक्रियाटिक जूस में भी जो एंजाइम है जैसे ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टिडेज, वो जो है कार्बोक्सीपेप्टिडेज वो जो है प्रोटीन पे वर्क करती हैं, यानी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। पेप्सिन भी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। सकस इंट्रिकस के भी एंजाइम प्रोटीन डाइजेस्टिंग है। लेकिन इनमें फ़र्क क्या है? तो आपने एंजाइम में एक चीज़ पढ़ रखी होगी कि एंजाइम जो है, जो एंजाइम होते हैं उनमें स्पेसिफिसिटी होती है।
मतलब वो किस सबस्ट्रेट से बाइंड होंगे ये बात पहले से फिक्स होती है कि उनकी सबस्ट्रेट क्या होगा। जैसे जो एंजाइम ग्लूकोज से बाइंड होती है वो फ्रक्टोज से बाइंड नहीं हो सकती है, जो एंजाइम गैलेक्टोज से बाइंड होती है वो जो है ग्लूकोज से भी बाइंड नहीं हो सकती है। तो हर एंजाइम का सबस्ट्रेट फिक्स होता है। जब सबस्ट्रेट फिक्स होता है तो वो रिएक्शन फिक्स होता है और उसके प्रोडक्ट भी फिक्स होते हैं। तो उसी बात को यहाँ अप्लाई करना है। एक्चुअल में जो आपने बायोमॉलिक्यूल में एंजाइम के बारे में, बायोमॉलिक्यूल के बारे में पढ़ रखा है, उन सब चीज़ों का यहाँ एप्लीकेशन है। ये टॉपिक आपस में काफ़ी इंटर रिलेटेड है, इसीलिए आपके बुक में जब सीक्वेंस को रखा गया है तो बायोमॉलिक्यूल को पहले रखा गया है और इनको बाद में रखा गया है। तो अगर आपको बायोमॉलिक्यूल कंफर्म नहीं है तो पहले आप उसे कंफर्म कर लीजिए, इसके बाद इसको पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा बेहतर आएगा। ठीक है, मैं भी आपको जल्दी ही बायोमॉलिक्यूल पे वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूँ। मैं इसे जल्दी ही स्टार्ट करूँगा क्योंकि मुझे लग रहा कि आपको नीड होगी उसकी। ठीक है, वैसे मैंने सेल का टॉपिक तो स्टार्ट ही कर दिया, फिर मैं बायोमॉलिक्यूल का भी टॉपिक स्टार्ट कर दूँगा। तो ये जो डाइजेशन है इसको ऐसे देखो, अब जो आपका खाना होता है ना, जैसे आपको कोई आप डिश को सोचो, जो आप डिश बनाते हो, प्रोटीन की क्या डिशेज आप खाते हो डेली लाइफ में। जैसे कि आप चीज़ पनीर खाते हो, आप मिल्क के प्रोडक्ट जैसे दही खाते हो, उसमें पनीर है। जो आपका रोटी है वो भी एक प्रोटीन ही होता है। ठीक है ना, जो रोटी है, जो आप चपाती खाते हो, उसके अंदर भी वो प्रोटीन का सोर्स है, वो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद जो है जितने मीट प्रोडक्ट खाते हो, जो अंडा खाते हो, नॉनवेज खाते हो, मशरूम खाते हो, सोयाबीन खाते हो, ये सब प्रोटीन है। तो ये सब कहीं न कहीं आपके डिश के अंदर होती है। जितनी दालें खाते हो वो भी प्रोटीन है। तो प्रोटीन हमारे डाइट का एक अच्छा खासा पार्ट होता है। तो ये फूड जो है, हम इसको जो है यानी हम जो फूड ले रहे हैं उसमें इन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को ले रहे हैं, जिसमें एनिमल प्रोटीन भी ले रहे हैं और जिसमें जो है हम प्लांट प्रोटीन भी ले रहे हैं। एक बात ये ध्यान रखो, वेज और नॉन वेज से कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि मैं कहूँ कि एनिमल प्रोटीन ले रहे हैं, आप बोलो नहीं मैं वेजिटेरियन हूँ, तब भी आप लेते हैं। दूध तो खाते हैं ना, दही तो खाते होंगे ना, तो दूध और दही का जो प्रोटीन है वो एनिमल के बॉडी में तो बना है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, जो आप वेज नॉन वेज ऐसे बोलते हो ना, वो बात बायोलॉजी में थोड़ा मिजनोमर है। बायोलॉजी में जो है उसका सेंस गलत आता है। एक्चुअल में कोई कंप्लीट तरीके से वेज नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। जैसे मैंने आपको टीथ वाले लेक्चर में बताया था कि हमारे दांत कैसे डिजाइन किए गए हैं। हमारे टीथ को डिजाइन किया गया है फ्लैश और प्लांट दोनों, हर्ब दोनों को खाने के लिए, मतलब हम ओमनीवोर्स हैं। तो सिर्फ दांत ही नहीं डिजाइन है, हमारे बॉडी में जो ये आपका पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, इसकी भी डिजाइनिंग ऐसी है कि आप दोनों टाइप के फूड को डाइजेस्ट कर लें। जैसे इस बात को समझने के लिए अगर आप थोड़े हायर क्लास में जाएंगे तो अगर आपको 2-3 डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया जाए, जैसे एक पूरा हर्बीवोर्स जैसे काऊ, बफेलो, उनका जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आप उठा लें। एक पूरे कार्निवोर जैसे बिल्ली का या टाइगर, लायन का उठा लें, ठीक है, और एक ओमनीवोर्स का उठा लें, तो आपको उसका फ़र्क समझ में आएगा। यहाँ देखो, जो हर्बीवोर्स होते हैं कंप्लीट, उनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है काफ़ी लंबा होता है। एक्चुअल में प्लांट सोर्स से न्यूट्रिएंट को निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। जितने भी हर्बीवोर्स होते हैं वो इसीलिए, अगर वो स्ट्रिक्टली हर्बीवोर्स हैं तो उनका जो साइज होता है ना, उनके जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का साइज होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। जैसे एलिफेंट देखो कितना बड़ा उसका पेट है, उसमें उसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बहुत लंबे हैं, क्योंकि वो जिस टाइप का खाना खाता है उससे न्यूट्रिएंट को निकालने में बहुत टाइम लगता है। जबकि जो कार्निवोर्स हैं, वो कार्निवोर्स में जैसे आप इतना मीट खाओ, ठीक है, ये जो मैं हाथ को जो साइज दिखा रहा हूँ, इतना मीट खाओ और इतना ही आप जो है आटे को यानी रोटी के फॉर्म में खाओ, तो जाहिर सी बात है इतने मीट में ज़्यादा न्यूट्रिएंट होगा,
क्योंकि वो एनिमल सोर्स का फूड है। तो इतने से मीट को एक कार्निवोर्स को पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए उसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट छोटा होता है। अब हमारे यहाँ जो एंजाइम है ना, जैसे प्रोटीन डाइजेस्टिंग जो एंजाइम है, तो ये भी हमें ओमनीवोर्स होने का सबूत देती है। इसमें हम प्लांट सोर्स के एंजाइम को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं और एनिमल सोर्स के प्रोटीन को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। एनिमल सोर्स का जो प्रोटीन है, जैसे मीट में जो प्रोटीन है, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो इसे बेहतर जानते होंगे कि जब आप नॉन वेज को खाते हैं तो उसमें बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, रेशे होते हैं। और अगर नहीं भी खाते हैं तो अगर आपने वो टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ रखा है तो उसमें आप पढ़ते हैं ना कि जो मसल फाइबर हैं उसके अंदर कोलेजन, इलास्टिन, इस टाइप के फाइबर होते हैं। तो इसका मतलब एनिमल प्रोटीन ज़्यादातर कैसा होता है, फाइबरस होता है। और उन फाइबर को डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम जो है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में है। इसका मतलब ये है कि मीट को डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम है। अगर आप मीट या एनिमल सोर्स की प्रोटीन को खाएंगे तो हम डाइजेस्ट कर लेंगे। प्लांट सोर्स की जो प्रोटीन है उसमें ज़्यादातर फाइबर्स नहीं है, तो उसके लिए हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हमारे पास दोनों टाइप के एंजाइम है, एनिमल सोर्स को भी डाइजेस्ट करने के लिए, प्लांट सोर्स को। और हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की जो लेंथ है वो भी इंटरमीडिएट लेंथ है, न तो हर्बीवोर्स की तरह बहुत बड़ा है, न तो कार्निवोर्स की तरह बहुत छोटा है। इस वजह से हम ओमनीवोर्स हैं। वो सिर्फ एक फैक्ट नहीं है, उसके पीछे जो है साइंस है। यही मेरा मकसद है कि आप फैक्ट को जस्ट मगिंग न करें, उसके पीछे की साइंस को समझें, ताकि सब्जेक्ट आपको इंटरेस्टेड लगे, सब्जेक्ट से आप कनेक्टेड फील करें, आपको लगे कि मैं भी कुछ सोच सकता हूँ। फ्रेंड, ये जो है विश्वास मानिए कि अगर आप लेक्चर को कंटिन्यूसली देखेंगे और आप कुछ चैप्टर को देखना शुरू करेंगे तो मैं आपको इस हालत में खड़ा कर दूंगा कि आप खुद जजमेंटल हो सकेंगे, आप खुद एक थिंकिंग माइंड बन सकेंगे, आप खुद जो है जान पाएंगे कि कोई फैक्ट का वैलिडेशन क्यों है, कोई फैक्ट क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, उसके पीछे क्या कंक्लूजन होगा, क्या थ्योरी होगा। ठीक है, तो अभी जो है हम जो प्रोटीन का डाइजेशन देख रहे थे, इस पे हम वापस आते हैं और फिर से मैं आपको यहाँ समझाता हूँ प्रोटीन के डाइजेशन के बारे में। जो चीज़ मैंने बताई ना, ये बेसिकली आपको इस तरीके से हेल्प करेगा कि आपके पास डेटा था, अब आपको उसकी थ्योरी मिल गई। तो ये जानना अपने आप में बड़ा मज़ेदार है कि जिसे हम जस्ट मगिंग करते थे ओमनीवोर्स होना, अब हमें पता लग गया नहीं, ओमनीवोर्स हैं लेकिन रीजन